मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, हरियाणा जीके में हमने हरियाणा का प्राचीन इतिहास शुरू कर रखा है, जिसमें मैंने आपको हरियाणा के प्राचीन इतिहास में एक वीडियो अपलोड कर दी है। आज हम इसको पूरा टॉपिक करेंगे कंप्लीट। मैंने आधा टॉपिक कल करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको हरियाणा इतिहास के टाइप के बारे में बताया था, जिसमें प्राचीन भारत आता है, मध्यकालीन भारत आता है। इसी तरह हरियाणा की हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं, जिसमें प्राचीन हरियाणा आएगा, मध्यकालीन हरियाणा आएगा और आधुनिक हरियाणा आएगा। इसमें पढ़ने का मतलब यही है इतिहास को कि हमारे प्राचीन हरियाणा में कौन कौन सी चीज़ें, मतलब क्या क्या घटनाएं हुई हैं, मध्यकालीन हरियाणा में कौन कौन सी घटनाएं हुई, ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती हैं। मैंने आपको प्राचीन हरियाणा में सबसे पहले आपको बताया था कि जो इसके भाग हैं प्राचीन हरियाणा में जो इतिहास के भाग है वो वही रहेंगे, जो कि भारत में हम डिवाइड करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम उन चीज़ों को कवर करते हैं जिन्हें हम प्रकृति के रूप में यूं का यूं खोज लेते हैं, लेकिन उसमें हम उसको ना तो पढ़ सकते हैं, उसका कोई लिखित साक्ष्य आज तक हमें नहीं मिला है। प्रकृति की में जो भी चीज़ें मिल जाती हैं उसको हम जज करके उसकी जो एज है वो काउंट करते हैं, वो आती है प्राग ऐतिहासिक काल में। और आधि ऐतिहासिक काल में ऐसे साक्ष्य आते हैं जिनको लिखा तो गया हुआ है, लेकिन उनकी लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं सके हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है। और ऐतिहासिक काल में वे सब चीज़ें आती हैं जो कि जिनको हम आज के टाइम में पढ़ सकते हैं। तो और इसमें ऐसे लिखित साक्ष्य आते हैं जिनको पढ़ा मतलब जा सकता है और अभी पढ़ा जा रहा है। तो ऐतिहासिक काल में हमारे वेद ग्रंथ ये सब चीज़ें आती हैं। तो मैंने आपको बताया था प्राग ऐतिहासिक काल में कौन सी चीज़ें हरियाणा में हुई हैं और आधि ऐतिहासिक काल में कौन सी घटनाएं हुई हैं, कौन कौन से मतलब साक्ष्य मिले हैं हमें, ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के तो मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 ही साक्ष्य हरियाणा के आपको याद रखने हैं। एक तो जो कि हजारों या एक तो हमें याद रखना है लाखों या हजारों साल पहले जो पंचकुला में एक क्या मिली है, खोपड़ी मिली है। और जो इस खोपड़ी की जो खोज की थी वो गाई पिलग्राम नामक व्यक्ति ने की थी, मैंने आपको बता दिया था। एक तो यही साक्ष्य आपको याद रखना है। और दूसरा साक्ष्य हमें याद रखना है जो कि प्राग ऐतिहासिक काल का ही रहेगा, सिसवाल सभ्यता, जिसकी खोज की थी डॉक्टर सूरजभान ने, डॉक्टर सूरजभान के द्वारा की गई थी। और इसमें यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं मिट्टी के बर्तन, मनके, मृदु भांड और तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिले। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल का भी आपको जो कैसे हम विभाजन करते हैं वो याद रखना है। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और मैंने आपको बताया पूरा पाषाण काल आता है, जो रॉबर्ट बुशफूट ने पूरा पाषाण काल की खोज की थी 1863 ईस्वी पूर्व। और जो मध्य पाषाण काल है वो 1867 में CL कार्लिग जी ने उसके बारे में बताया था। लेकिन जो नवपाषाण काल है वो नवपाषाण काल है, लेकिन उसकी खोज सबसे पहले हुई थी 1860 में। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब मैंने आपको आधि ऐतिहासिक काल भी पूरा कवर करवा दिया था, जिसमें भारत में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्यों को कवर किया था कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता मैंने लगभग सभी पूरी कवर करवा दी कि भारत में कितने साक्ष्य हैं, हरियाणा में कौन कौन से हैं, तो सब चीज़ों को हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में जो ऐतिहासिक काल है उसके बारे में। आधि ऐतिहासिक काल मैंने कल आपको कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखिए जाके। चैनल पे मैंने हरियाणा जीके फॉर ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें क्लास नंबर 4 रहेगी, सॉरी 5th रहेगी। ये क्लास नंबर 6 है, जिसमें आज हम करेंगे हरियाणा में जो वैदिक सभ्यता है या फिर ऐतिहासिक काल। तो यहाँ से आगे हम आज चीज़ें कवर करेंगे। हरियाणा में ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है? हरियाणा में ऐतिहासिक काल का मतलब है कि जो हरियाणा में जो चीज़ें हमें पता है ऐतिहासिक काल में वे सब चीज़ें आती हैं जिनको लिखित में हमें मिलते हैं और जिनको हम पढ़ सकते हैं। तो वेद, जो हमारे वेद हैं, साहित्य, वे सभी किस में आते हैं? ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो सबसे पहले हरियाणा में जो ऐतिहासिक काल में कवर करेंगे, हम करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के दौरान हरियाणा में कौन कौन सी चीज़ें हुई, क्या क्या साक्ष्य मिले, वो सब चीज़ें आपको कवर करनी है। तो वैदिक सभ्यता आपको पता होना चाहिए। जो वैदिक है, वैदिक सभ्यता है, उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक पूर्व वैदिक काल में और दूसरा उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल का जो टाइम ओवर रहेगा वो रहेगा
टाइम पीरियड रहेगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार एग्जाम में। पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड रहेगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, आपको याद रखना है। और उत्तर वैदिक काल रहेगा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। आई होप आपको दोनों चीज़ें याद हो गई होंगी। 1500 से 1000 पूर्व वैदिक काल, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व कौन सा, उत्तर वैदिक काल। अब पूर्व वैदिक काल में हमें पता होना चाहिए सबसे पहले पूर्व वैदिक काल में ही जो हमारे ऋग्वेद ग्रंथ है उसकी रचना की गई थी। और ऋग्वेद ग्रंथ की रचना इसी काल में की गई थी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल को क्या कहा जाता है, ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। अगर ऋग्वेदिक काल आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पूर्व वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल तो बताया ही नहीं, तो पूर्व वैदिक काल को ही हम ऋग्वेदिक काल कहते हैं, क्योंकि जो इसी में ऋग्वेद की रचना हो गई थी, इसलिए इसको ऋग्वेदिक काल भी बोला जाता है। सेकंड जो उत्तर वैदिक काल है उसमें हमारे जो बाकी के ग्रंथ हैं उनकी रचना हो गई थी, जैसे सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन सब की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अब ये होते क्या हैं, इनमें क्या क्या होता है। जो सामवेद है वो उसको हम संगीत का जनक मानते हैं। जो हमारा सामवेद है वह संगीत से रिलेटेड है। इसमें ऋग्वेद के ऐसे मंत्र मतलब बताए गए हैं। जो सामवेद है उसमें ऋग्वेद के ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते, जिनको हम पढ़ नहीं सकते, सिर्फ गा सकते हैं। इसलिए इसलिए इसको संगीत का जनक माना जाता है। तो सामवेद में वो सब चीज़ें या मंत्र हैं जिनको हम सिर्फ गाया जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए सामवेद को क्या माना जाता है, संगीत का जनक माना जाता है। और सारेगामापा की खोज भी सामवेद से ही हमारी की गई है, जो सामवेद हमारा है। और यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद यज्ञ व अनुष्ठान का वर्णन करता है। इसमें ऐसे मंत्र यज्ञ से संबंधित और अनुष्ठान से संबंधित मंत्र दिए हुए हैं। और इसमें उनका जो मंत्र हैं उनको गाया भी जा सकता है और उनको पढ़ भी सकते हैं, गद्य या पद दोनों रूपों में है। तीसरा हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद का हमें पता है किससे रिलेटेड है, ये जादू टोना या वशीकरण का वर्णन इस वेद में किया गया है। हमें पता है इंडिया में जादू टोना सबसे ज़्यादा होता है और इंडिया से बाहर कहीं पे भी इस पर विश्वास नहीं किया जाता। और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अथर्ववेद में दी गई हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना है, पूर्ववैदिक काल में सामवेद में संगीत से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिन ऐसे मंत्र हैं जिन्हें हम सिर्फ गा सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। और सारेगामापा की खोज भी सामवेद से ही हुई थी। और यजुर्वेद की यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान से संबंधित मंत्र हैं और जो चीज़ें हैं उनको बताया गया है। और अथर्ववेद में जादू या टोना या वशीकरण से संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ये एक मोस्ट या फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, कई बार पूछ लिया गया है। एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है यह इस टॉपिक से। वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, हरियाणा को कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आर्य लोग हैं वो सबसे पहले हरियाणा में ही आए थे और हरियाणा में ही उनका निवास स्थान था। इसीलिए जो वैदिक सभ्यता यहीं से शुरू हुई थी, यहीं से पनपी थी, इसलिए हम वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा जाता है। और जो आर्य हैं वो हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा में सबसे पहले कुछ स्थानों पर आए थे। जो हरियाणा उस टाइम पे हरियाणा और पंजाब के मतलब ज्वाइंट था, उस टाइम पे कुछ स्थानों पर आए थे, उनको भी मैं आपको आगे बताऊंगी। वैदिक काल के जनक किसे कहा जाता है, आपको याद रखना है आर्य। आर्यों को वैदिक काल का जनक माना जाता है। मोस्टली जो इतिहासकार हैं वो किसको मानते हैं, आर्य को मानते हैं। और आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। ये भी पूछ लिया गया है कि आर्य का क्या अर्थ है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द होता है और संस्कृत भाषा में आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ये आपको याद रखना है। आर्य का क्या अर्थ है, श्रेष्ठ लोगों से लिया जाता है आर्य का अर्थ। तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द होता है और संस्कृत भाषा में आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। अब आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको वैदिक सभ्यता की बातें क्लियर होंगी। तो आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, कुछ जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार अलग अलग मत हैं उनके। हम 3 या 4 इतिहासकारों को कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत सबसे पहले
जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, ये विवेकानंद नहीं रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये हिस्ट्री का। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। इनके द्वारा कहा जाता है कि आर्य लोग कहाँ से आए? तिब्बत से आए थे। इन्होंने अपने जो स्टेटमेंट है ये दी है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। अब बाल गंगाधर तिलक ने माना है कि जो सुमेरु पर्वत है, आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव, यहाँ से आर्य लोग आए थे। कहाँ से आए थे? सुमेरु पर्वत, आर्कटिक प्रदेश, उत्तरी ध्रुव से आर्य लोग आए थे। अब स्वामी संपूर्णानंद, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वामी संपूर्णानंद मानते हैं कि आल्पस पर्वत से ये आर्य लोग आए थे। तो ये तो तीन इतिहासकार हैं। इनके अनुसार स्वामी विवेकानंद या दयानंद के अनुसार तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने माना है कि सुमेरु पर्वत से या फिर आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से कौन आए थे? आर्य आए थे भारत में। और स्वामी संपूर्णानंद के अनुसार आल्पस पर्वत से आर्य लोग भारत में आए थे। अब जो सबसे फेमस है कि मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। मैक्स मूलर के अनुसार जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत रहेगा, जो सिद्धांत या फिर जिसको सबसे फेमस माना जाता है, कि ज़्यादा इतिहासकार इनसे सहमत है मैक्स मूलर से। इन्होंने बोला था कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। ज़्यादातर इतिहासकार इसे सहमत हैं और इसीलिए इसके जो सिद्धांत को माना जाता है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आकर कहाँ पे सबसे पहले इन्होंने हरियाणा व पंजाब में अपना प्रवेश किया था। तो ज़्यादातर इतिहासकार इनसे सहमत हैं। और जहाँ पर ये सबसे पहले आए थे उसे सपत सिंधु स्थान पर रुके थे। सबसे पहले कहाँ पर रुके थे? सपत सिंधु स्थान पर रुके थे। आपको याद रखना, ये भी पूछ लिया गया कई बार। सबसे पहले आर्य लोग कहाँ पर रुके थे? तो सपत सिंधु स्थान पर रुके थे ये। और सपत सिंधु उस टाइम पर पंजाब और हरियाणा के जो संयुक्त स्थान है उनको बोला जाता था। और पंजाब और हरियाणा के कौन कौन से स्थानों को सपत सिंधु में सम्मिलित किया जाता? उस समय थानेसर, कुरुक्षेत्र, पेहवा, इन सब जगहों को क्या माना जाता? सपत सिंधु माना जाता था पंजाब और हरियाणा के। और इसीलिए जो हम आर्य लोग हैं हरियाणा में या फिर उस टाइम पे पंजाब भी साथ में था, तो वहाँ पे आके सबसे पहले बसे थे या रुके थे। और वहीं से वैदिक सभ्यता शुरू हुई थी। इसीलिए हम हरियाणा को आज के टाइम में क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। इसलिए हरियाणा वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब आगे पढ़ते हैं हम ऋग्वेद के बारे में। 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कौन कौन सी चीज़ें का वर्णन है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, यह कई बार पूछ लिया गया है हरियाणा के एसएससी एग्जाम में, कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। तो मंडल भी पूछ लिया जाता है कि कौन से मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। तो 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। और यह दशराज युद्ध 10 राजाओं के बीच हुआ था, आपको याद रखना है। और यह महाभारत के युद्ध के आसपास लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? महाभारत के युद्ध के आसपास लड़ा गया था। और यह राजा सुदास ने यह युद्ध जीता था। ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। यह जो युद्ध था, यह युद्ध था 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। और ये अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो महाभारत युद्ध के आसपास ही इसको लड़ा गया था। और उस टाइम पे जो विजित हुए थे वे थे राजा सुदास। इन 10 राजाओं में राजा सुदास ने यह युद्ध जीता था। और राजा सुदास भरतवंशी थे। क्या थे? भरतवंशी राजा थे। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। महाभारत का युद्ध अगर पूछा जाए कब लड़ा गया, महाभारत के युद्ध के आसपास लड़ा गया था। अगर पूछा जाए तो महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 900 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्यों? क्योंकि जो पूर्व वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को मानते हैं हम। लेकिन जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम उत्तर वैदिक काल मानते हैं। तो इसलिए महाभारत का युद्ध उत्तर वैदिक काल में लड़ा गया था। आपको ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि 900 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था और ये उत्तर वैदिक काल में आएगा। अब दशराज युद्ध ये भी पूछा जाता है कि दशराज युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? ये लड़ा गया पुरुषनी नदी के किनारे। पुरुषनी नदी, और वर्तमान में उसको क्या बोला जाता है? रावी नदी। तो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। और ऋग्वेद काल में हरियाणा को मैंने आपको नामकरण में ही बताया था कि रज हरियाणा के रूप में कहा जाता है। रज हरियाणा कहा गया था। और सबसे हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है ये ऋग्वेद। और इसी में सबसे पहले हरियाणा शब्द का हमारा उल्लेख हुआ था रज हरियाणा के रूप में। तो ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणा कहा जाता था। और पूर्व उस टाइम पे क्या था? ऋग्वेद काल पूर्व वैदिक काल था। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि ऋग्वेद काल में अगर पूछा जाए कि रज हरियाणा कब कहा गया, कौन से काल में, अगर ऋग्वेद काल ना आए तो आपको पूर्व वैदिक काल
बताना है, क्योंकि ऋग्वेद काल की रचना भी पूर्व वैदिक काल में हुई। तो ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणे कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में हरियाणा महाभारत काल आ गया था। उत्तर वैदिक काल में आपको पता है, जो उत्तर वैदिक काल है उसमें महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत काल था वो। तो उस समय क्या कहा जाता था, बहुधान्य कहा जाता था। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। अगर पूछा जाए पूर्व वैदिक काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था, रज हरियाणे। ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता था, रज हरियाणे। उत्तर वैदिक काल में कहा जाता था, उस टाइम उत्तर वैदिक काल को आपको मानना है, महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत काल उसको मानना है। तो महाभारत में क्या कहा गया है, तो बहुधान्य कहा गया है। तो उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। और बहुधान्य का अर्थ क्या बताया गया, अत्यधिक समृद्ध भूमि। ये भी पूछ लिया गया कई बार एग्जाम में। तो उत्तर वैदिक काल में जो बहुधान्य कहा गया हरियाणा को, उसका जो अर्थ रहेगा वो रहेगा अत्यंत समृद्ध भूमि। और वैदिक काल में हरियाणा में किस युग का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। वैदिक काल में हरियाणा में कृषि युग का जन्म हुआ था। ये भी आपको कृषि युग, यहाँ पे वैदिक सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, आपको याद रखना है। कृषि प्रधान सभ्यता थी ये। वैदिक सभ्यता कैसी थी, कृषि प्रधान सभ्यता थी। यहाँ पर लोगों द्वारा खेती की जाती थी। और सिंधु सभ्यता कैसी थी, मैंने आपको बताया, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। कैसी थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता के लोग 4 चीज़ों से परिचित नहीं थे, मैंने आपको बताया था, लोहा, रागी, मंदिर, इन सब चीज़ों से क्या सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। और वैदिक सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता थी। और इसमें जो अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता में व्यापार कैसे होता था, तो सिंधु सभ्यता में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। तब वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। अब ये वस्तु विनिमय क्या होता था, किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या खरीदना, ये होती है वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे हम किसी भी पड़ोस में जाते हैं, कुछ भी चीज़ें बदले में ले आते हैं। जैसे आप चीनी ले लीजिए, मुझे थोड़ी चावल दे दिए, इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो पहले ऐसे कर ले जाता था। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। अब उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य पढ़ेंगे हम। ये थे कुछ ऋग्वैदिक काल के बारे में मैंने आपको बताया। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा में कौन कौन से स्थल या साक्ष्य मिले हैं, उनको आपको कवर करना है। तो उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य रहेंगे ये अग्रोहा। जो अग्रोहा है वह उत्तर वैदिक काल का साक्ष्य रहेगा। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख स्थल माना जाता है किसको, अग्रोहा को। सामवेद की रचना भी उत्तर वैदिक काल में हुई, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिले, संगीत के साक्ष्य मिले हैं। आपको चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि अग्रोहा से हमें क्या मिले, संगीत के साक्ष्य मिले हैं। तो संगीत के साक्ष्य संगीत के कौन से वेद में हमें संगीत के बारे में नॉलेज मिलती है, वो मिलती है सामवेद से। तो सामवेद कौन से काल में रहेगा, वो उत्तर वैदिक काल का में रहेगा, क्योंकि उसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो संगीत के साक्ष्य मिले हैं शुद्ध यमुनानगर से, और दूसरी शताब्दी के रहेंगे ये, और सबसे पहले यहीं से हमें संगीत के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। उत्तर वैदिक काल का यह प्रमुख स्थल रहेगा। और सारेगामापा के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, अग्रोहा से मिले हैं। हरियाणा की बात है, ये हरियाणा की चीज़ें आपको कवर करनी है बस। मृदुभांड, मिट्टी का ऐसा बर्तन जो हर घर में प्रयोग किया जाता है, ये भी यहाँ से मिला है, अग्रोहा से मिला है। मृदुभांड क्या होता है, मिट्टी का बर्तन जो हर घर में प्रयोग किया जाता था उस टाइम पे। सारेगामापा के साक्ष्य अग्रोहा से मिले हैं, मृदुभांड मिला है। और ये दोनों जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले उत्तर वैदिक काल का प्रमुख स्थल अग्रोहा रहेगा। और सामवेद की रचना भी इसमें संगीत के साक्ष्य मिले। अगर संगीत के साक्ष्य पूछा जाए सबसे पहले कहाँ से मिले, तो शुद्ध यमुनानगर से मिले थे। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और बाद में मिले हैं अग्रोहा से, शुद्ध यमुनानगर से, और वह दूसरी शताब्दी में रहेंगे। वो कब मिल के रहेंगे, दूसरी शताब्दी में रहेंगे। उसके बाद कहाँ से मिले, अग्रोहा से मिले हैं। और सारेगामापा के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, अग्रोहा से मिले हैं। तो इसलिए यह स्थल उत्तर वैदिक काल का माना जाता है, इसीलिए मैंने इनको उत्तर वैदिक काल में शामिल किया है। नेक्स्ट रहेगा भगवानपुर, जो कि कुरुक्षेत्र में है। अब यहाँ से क्या मिला है, सिंधु सभ्यता के लोग, आर्य वैदिक सभ्यता के लोग एक साथ रहते थे, इस बात के साक्ष्य हमें मिले हैं। मैंने पहले भी आपको कवर करवा दिया है ये भगवानपुर। यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य वैदिक सभ्यता के लोग एक साथ रहते थे। दौलतपुर, कुरुक्षेत्र, मिट्टी की मोहरें मिली हैं। क्या मिली है, मिट्टी की मोहरें मिली हैं। ये भी उत्तर वैदिक काल का जो साक्ष्य रहेगा। जो वैदिक सभ्यता सिंधु दोनों से संबंधित हैं, जो मोहरें मिली हैं वो वैदिक सभ्यता और सिंधु दोनों से संबंधित थी, इसलिए मैंने आपको इसे पहले भी कवर करवाया था, अब भी कवर करवा रही हूँ। तो एक अग्रोहा हो गया उत्तर वैदिक काल का, भगवानपुर, दौलतपुर। और सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों को क्या कहा जाता था, ये भी मैंने आपको पीछे बताना भूल गई। पक्की ईंटों को टेरोकोटा कहा जाता था। और जो पक्की ईंटों का जो रेशो था वो था 4:2:1, ये इसका रेशो रहेगा।
ये उस टाइम पे क्या था, पकीटों का रेशो था। पेहवा भी कुरुक्षेत्र में रहेगा। यहाँ आर्य आकर सबसे पहले यही रुके थे ये, इसीलिए इस उत्तर वैदिक काल में इसको सम्मिलित किया गया है। अगर पूछा जाए आर्य आकर स्पेशल जगह का नाम पूछा जाए तो आर्य आकर कहाँ पे बसे थे, सबसे पहले पेवा में बसे थे। और बोगाजोगाई अभिलेख मध्य एशिया से मिला है। इसमें उन देवताओं का वर्णन है जो जैसे कि इंद्र, मित्र, वरुण। एक अभिलेख है जिसे बोगाजगोई कहा जाता है। उस अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो आर्य लोग हैं वो मध्य एशिया से आए थे। इसका कहने का मतलब ये है, बोगाजगोई अभिलेख से हमें पता चलता है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और जो इस अभिलेख में भी उन देवताओं का वर्णन है, जैसे कि जो भी देवताओं का वर्णन है, जैसे इंद्र है, मित्र, वरुण, इन 3 देवताओं का वर्णन बोगाजगोई अभिलेख में मिलता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। फिर शुद्ध यमुनानगर उत्तर वैदिक काल की ही जगह रहेगी। दूसरी शताब्दी में यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया, सबसे पहले संगीत के साक्ष्य यहीं पे मिले थे हरियाणा में सबसे प्राचीनतम संगीत के साक्ष्य मिले हैं। और यह नहीं पता चल कि किस काल के संगीत से संबंधित थे, यह अभी तक नहीं पता चला है। और यहाँ से हमें बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ? शुद्ध यमुनानगर से। अग्रहोवा से जो भी मिले हैं हमें संगीत के साक्ष्य, वो 9वीं शताब्दी में मिले थे। और सारेगामापा के साक्ष्य से पता चलता है कि वह जो संगीत वह शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। किससे? शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। तो ये थे हमारे उत्तर वैदिक काल। हरियाणा में ऋग्वैदिक काल भी मैंने आपको कवर करवा दिया और उत्तर वैदिक काल भी कवर करवा दिए। हमारी वैदिक सभ्यता पूरी कंप्लीट हो गई। अब एक बार हम महाजनपद को भी हरियाणा में कवर कर लेते हैं। महाजनपद के समय काल में हरियाणा में क्या क्या चीज़ें हुई, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हमारा जो प्राचीन हरियाणा वो कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक पूरा। मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। आप एक बार इसको रीड कर लेना, आपको अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो महाजनपद काल में हरियाणा, हमें पता है महाजनपद जो भारत था वह कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? 16 महाजनपदों में उसमें हरियाणा का वर्णन भी था। आपको याद रखना, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ता है। क्या हरियाणा का वर्णन था? इसका जो हरियाणा का वर्णन जो मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये हमें क्या देता है? महाजनपदों की जानकारी देते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें महाजनपदों की जानकारी देते हैं कि कुल 16 महाजनपद थे भारत में, जिनमें से 8 किसने जीते थे? 8 चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। ये आपको याद रखना है। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। और किस मौर्य ने, अगर पूछा जाए भारत के एकीकरण का सपना देखा था, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही देखा था। और उसने लगभग 8 महाजनपदों को जीत लिया था। तो इसीलिए उसने सभी को एकीकरण करने के लिए ही वो महाजनपद, उन्होंने 8 महाजनपद जीते थे। तो किस मौर्य, अगर पूछा जाए भारत के एकीकरण का सपना देखा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपद जीते थे। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए किस राजा या सम्राट ने 16 के 16 महाजनपदों को जीता था, तो अशोक सम्राट ने। और पूछा जाए किस ने 8 जीते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और एकीकरण का सपना भी उनके द्वारा देखा गया था। अब यहाँ से हरियाणा की दृष्टि से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हरियाणा कौन से महाजनपद का हिस्सा था उस टाइम पे? हरियाणा में कुरु प्लस पांचाल महाजनपद होते थे, या हरियाणा कुरु व पांचाल महाजनपद का हिस्सा होता था? यही क्वेश्चन पूछा जाता है महाजनपद से। हरियाणा जो प्राचीन समय में किस महाजनपद का हिस्सा था? तो हरियाणा कुरु व पांचाल महाजनपद का हिस्सा था। और पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये राजधानियाँ भी पूछ ली जाती हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। आपको ये चीज़ें याद रखनी थी। ये था हमारी प्राचीन हरियाणा का टॉपिक, आज कंप्लीट हो गया है। कल हम मध्यकालीन हरियाणा को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।